हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लोग वोल्टेज कंट्रोल और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ये बुक में देखोगे ना तो थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, है ना। तो अगर थ्योरी आप देखे होंगे, थ्योरी वाला लेक्चर अगर आप मेरा देखे होंगे तो ज्यादातर हम मैथमेटिकल अप्रोच रखे हैं और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच रखे हैं ना। कब जैसे दोपहर के टाइम पे वोल्टेज अगर कम हो जाता है घर का तो वो क्यों होता है, नाइट के टाइम पे वोल्टेज अगर ज्यादा हो जाता है तो क्यों होता है, ये सब चीज हम आपको बताए हुए वहां पे वोल्टेज कंट्रोल और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट टेक्निक में। करेक्ट है। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है उसको। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें वो है, एक सेकेंड बता रहे हैं हम आपको, वो ये है ना। आप लोग इसके अलावा भी क्वेश्चन करिएगा, जो बुकलेट है अपना, इसके अलावा भी आप गेट का क्वेश्चन करिएगा ज्यादा से ज्यादा। बहुत सारा गेट का क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। फिर अनसॉल्व जो टेक्स्ट बुक का जो अनसॉल्व क्वेश्चन है ना वो भी करना, आईईएस का भी सब्जेक्टिव करना, आईईएस का ऑब्जेक्टिव भी करना। और जहां पे भी प्रॉब्लम हो तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आप शेयर करिएगा अपना प्रॉब्लम, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जनरली हम लोग डिस्कस करते ही हैं, डेली करते हैं हम लोग डिस्कस उस पर रात के टाइम पे, है ना। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, है ना, लिंक नीचे में रहेगा डिस्क्रिप्शन में। करेक्ट है। तो देखो इसमें पहला 64th क्वेश्चन है, ए 240 वोल्ट सिंगल फेज एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए लोड विथ एन इंपीडेंस ऑफ 10 एंगल 60 डिग्री ओम। करेक्ट है। तो पहले हम लोग ये बना ले रहे हैं, 240 सोर्स है और एक जो इंपीडेंस है यहाँ पे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग ये किए हुए भी हैं थ्योरी के केस में। ठीक है, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, ऐसा है करके कुछ। ठीक है। A capacitor connected in parallel with the load if the capacitor supply 1250 VAR। इसको एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, एक कैपेसिटर है और ये कितना सप्लाई कर रहा है, 1250 VAR। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्टिव पावर अब ये कितना सप्लाई करेगा, ये पूछ रहा है हम लोगों से। करेक्ट है। तो ऑल दो हम ये बता चुके हैं आपको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये 10 एंगल 60 डिग्री है, Z 10 एंगल 60 डिग्री, तो R और X है ना, R और L सीरीज में है। तो अगर आप देखो, ये बता रहे हैं हम आपको, फिर से एक फेजर डायग्राम याद रखना, ये चीज ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, सपोज करो इसमें करंट आई है, तो जब भी आपको फेजर डायग्राम बनाना हो ना तो सीरीज दो टाइप का नेटवर्क हो सकता है, या सीरीज या पैरेलल, और एक दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना। तो अगर नेटवर्क सीरीज में है तो करंट सेम है तो करंट को रेफरेंस ले लीजिएगा, नेटवर्क अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज को रेफरेंस ले लीजिएगा। कहने का मतलब जो सेम है, जो चीज सेम है उसको रेफरेंस ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आई को हम लोग रेफरेंस ले लिए। ठीक है, सपोज करो इसके अक्रॉस वोल्टेज VR है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VL है, तो VR का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तो VR का डायरेक्शन I के डायरेक्शन में ही होना चाहिए ना, क्योंकि रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होता है। तो करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस इज R, मतलब I, सॉरी। ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस इज VR। VL का डायरेक्शन कैसा होगा, तो यही करंट इस इंडक्टर में भी जा रहा है, तो VL का डायरेक्शन कुछ इधर होना चाहिए, तभी तो I 90 डिग्री से लैग करेगा। तो VR प्लस VL इज इक्वल टू यहां पे कितना रहेगा, VS, है कि नहीं। तो अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो देखिए, VS और I के बीच का एंगल थीटा है, तो यही तो पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा। V और I के बीच का जो एंगल होता है उसी का cos थीटा इज पावर फैक्टर। तो आप यहां पे देखेंगे अगर, तो ये VR है, तो सपोज करो इसको I इंटू R लिखे, इसको I इंटू XL लिखे, इसको I इंटू Z लिखे, तो यही डायग्राम I कैंसिल कर दो तो ऐसा हो जाएगा ना। ये R है, ये फिर XL है, और ये फिर क्या है, Z है। तो R इक्वल टू क्या होगा, यहां पे देखें अगर, तो R इक्वल टू क्या होगा, Z cos थीटा, XL इक्वल टू Z sin थीटा। कंपोनेंट लेके करते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू Z cos थीटा एंड XL इज इक्वल टू Z sin थीटा, ऐसा हो गया। तो सेम यहां पे भी है, तो यहां पे अगर हमको R पता करना है तो R यहां पे क्या रहेगा, 10 cos 60 डिग्री, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 5 cos 60 इज 1/2। सिमिलरली XL यहां पे क्या हो जाएगा, ये R है और ये सपोज करो XL है, तो XL यहां पे कितना रहेगा, 10 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 8.66 ओम रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस लोड के अक्रॉस पूरा वोल्टेज कितना है, इस लोड के अक्रॉस
वोल्टेज है 240 वोल्ट, है कि नहीं? तो करंट जो यहां पे होगा वो कितना रहेगा 240/10, मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना है तो ये 24 एम्पियर आ गया। तो अगर हम लोगों को पावर निकालना है एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर तो बस रेसिस्टेंस में जाएगा ना, तो I स्क्वायर इंटू आर हम लोग कर लेंगे, I स्क्वायर इंटू आर कर लेंगे, है कि नहीं? बहुत लोग यहां पे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर V यहां पे है, R यहां पे हमको पता चल गया, तो V स्क्वायर बाय आर भी तो कर सकते थे, लेकिन V स्क्वायर बाय आर कब करते? जब वो वोल्टेज V टोटल इस R के अक्रॉस होता, तभी तो करते ना V स्क्वायर बाय आर। अब ये V तो मतलब R और L टोटल के अक्रॉस है, अगर R के अक्रॉस वोल्टेज V होता, R के अक्रॉस बस होता वोल्टेज V, मतलब ऐसा होता, अगर ये R के अक्रॉस V होता तो इसमें जो पावर जाता दैट विल बी V स्क्वायर बाय आर, ऐसा होता, करेक्ट है? लेकिन ये तो V तो टोटल इस लोड के अक्रॉस है, तो ये आ गया। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 स्क्वायर इंटू आर कितना यहां पे 5, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अब कर सकते हैं ना, इसको अगर देखें हम लोग तो एक सेकंड, ये आ जाएगा 2880 वाट, करेक्ट है? इस टाइप का आ जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछता, इसी में देखो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट है ना ये, इसी में अगर आपसे पूछता कि रिएक्टिव पावर इस लोड में कितना, मतलब इस लोड का रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना होगा, इस लोड का रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना होगा, तो इसका रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना होता है यहां पे, इसके रिएक्टिव पावर का डिमांड होता Q इज I स्क्वायर इंटू एक्स, है कि नहीं? तो I स्क्वायर इंटू एक्स अगर करेंगे तो, एक सेकेंड रुको, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं। 24 स्क्वायर इंटू 8.66, इसको 4988.16 VAR है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मे भी इसके अलग भी है ना, तो इतना करीब आता है इसमें। अब अगर आप देखिए, अब इसको एनालिसिस करना है, इस क्वेश्चन को एनालिसिस करना यहां पे बहुत जरूरी है। देखो इस केस में क्या है, इस केस में ऐसा है, यहां पे बढ़िया से समझना कि इसका जो लोड का जो डिमांड है, यहां पे लोड का डिमांड P कितना है 2880 वाट, और Q कितना है, डिमांड कितना है 4988.16 VAR, करेक्ट है? इतना डिमांड है इस लोड का। क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है, P हम लोगों से पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, तो बस ये P तो आ चुका है, आगे की बात हम आपसे कर रहे हैं ना। तो अब यहां पे ऐसा है कि अगर सपोज करो हमसे ये पूछे कि अब यहां पे जो है ना पावर फैक्टर इंप्रूव होके कितना होगा, क्या चीज हो जाएगा, इस कैपेसिटर को लगाने से क्या होगा, तो वो चीज आप देखिए, एनालिसिस करना हम लोगों को। यहां पे आंसर आ चुका है हमारा, है ना, एनालिसिस बस करिए। तो देखना है यहां पे आप लोग कि इस केस में क्या है, यहां पे इसका डिमांड कितना है 4988, इसमें से 1250 कैपेसिटर सप्लाई कर दे रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर इंडक्टर को चाहिए और लैगिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है। सबसे पहले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं ये चीज। तो अब लाइन से ये रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना करेगा, ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता, अब लाइन से रिएक्टिव पावर का डिमांड कितना करता, डिमांड इसका इतना है, इसमें से इतना पार्ट ये इसको ये सप्लाई कर दे रहा है, तो रिमेनिंग ही इधर से आएगा ना, तो रिमेनिंग रिएक्टिव पावर QL यहां पे कितना आ रहा था 4988.16 माइनस 1250, मतलब कितना आता 3738.16 VAR रिएक्टिव पावर लाइन से आता है कि नहीं, लाइन से रिएक्टिव पावर इतना आता। अब अगर आप यहां पे देखिए, अब इसमें और भी एक चीज देखो, अब मतलब इस पूरे लोड को क्यूमुलेटिवली आप कंसीडर करो, ठीक है? अब देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं, आप तो लिख ही चुके होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे, इसको हम मिटा रहे हैं, देखना आप समझना एक चीज। अब अगर आप ये देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें देखिए, पहले अगर इस लोड को आप कंसीडर करो, बस इसी लोड को कंसीडर करो, तो पहले इस सिस्टम में पावर फैक्टर कितना था 0.5, 60 डिग्री है ना, तो cos 60 पावर फैक्टर है 0.5। अब जो कैपेसिटर यहां पे लगा दिए हैं, कैपेसिटर लगाने पे ये पूरा अब लोड की तरह काम करेगा ना, ये पूरा अब लोड की तरह काम करेगा, है कि नहीं, ये पूरा लोड की तरह काम करेगा। अब इस पूरे लोड में एक्टिव पावर कितना आ रहा है, इस पूरे लोड में एक्टिव पावर 2880 VAR आ रहा है ना। एक्टिव पावर इस कैपेसिटर से थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो सेम कैपेसिटर में टोटल एवरेज एक्टिव पावर तो 0 ही हो जाएगा, तो P इतना हो गया। उसके बाद अगर आप यहां पे Q देखें, QL इस टोटल लोड में Q कितना आ रहा है, तो 3738.16 VAR। तो अब यहां पे phi अगर देखो, phi 2 मतलब पावर फैक्टर एंगल 2, तो दैट कैन बी रिटेन एज tan इनवर्स Q by P,
QL/P, क्योंकि इस लोड में टोटल रिएक्टिव पावर QL जा रहा है, तो 3738.16 डिवाइडेड बाय 2880, करेक्ट है। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो फिर उसके बाद cos phi2 अगर देखेंगे तो cos phi2 यहां पे 0.6 आ जाएगा, है ना। तो पहले 0.5 था, अब 0.6 हो गया। तो कैपेसिटर पैरेलल में लगाने से क्या होता है, वो कुछ रिएक्टिव लैगिंग रिएक्टिव पावर जो होता है ना वो सप्लाई करेगा, है ना, और पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। अब अगर आपको यहां पे करंट पता करने के लिए बोलेगा, ठीक है, अब इसमें लाइन में करंट बोलेगा, अब लाइन में करंट बताओ कितना होगा, है ना। तो इसका भी फेजर डायग्राम से आप लोग कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, करेक्ट है। तो एक एग्जांपल इसमें आप देख लो, जैसे आप सपोज करो ऐसा होता, ठीक है, 10 एंगल 60 डिग्री है और यहां पे 240 था ना, 240 वोल्ट, तो यहां से करंट कितना आ रहा होगा, मतलब देखो इसमें करंट कितना जा रहा होगा, अब इसमें करंट जा रहा होगा 24 एम्पियर, समझना अच्छे से समझिएगा आप लोग, है ना। तो सबसे पहले जब लोड इतना ही कनेक्टेड था तो इसमें करंट कितना जा रहा है 24, और ऑब्वियसली एंगल यहां पे कितना होगा -60 डिग्री पे, ठीक है। 24/10 एंगल 60 करेंगे तो 24 एंगल -60 आ जाएगा, तो इतना करंट है। अब इसमें सपोज करो एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, है ना, सपोज करो इसमें 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो आपसे बोलेगा इस लाइन में अब करंट कितना होगा। तो अब आप लोग कैसे निकालोगे लाइन में करंट, देखो जब कैपेसिटर नहीं कनेक्ट किए होंगे हम लोग, तो ये जो 24 एम्पियर का करंट है उस लाइन से ही 24 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, है ना, लाइन से 24 एम्पियर का करंट आ रहा होगा इनिशियली, जब कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट नहीं किए। जब कैपेसिटर यहां पे कनेक्ट कर देंगे तो अब इस लाइन से करंट कितना आएगा, ये पॉइंट है ना। तो देखो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो अब हम लाइन में करंट निकालना चाह रहे हैं, है ना, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो 10 एंगल 60, मतलब करंट यहां पे क्या है, इसमें करंट कितना है 24 एंगल -60, है ना, तो यहां पे 24 और ये 10, तो ये वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा ना, ये करंट कैपेसिटर में जा रहा है, तो ये 10 एम्पियर और ये 24 एम्पियर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 और ये 150 डिग्री हो गया, है कि नहीं। तो करंट अगर IL देखे तो इन दोनों का वेक्टोरियल समेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा जब भी रिएक्टिव एलिमेंट है ना, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो KCL हम लोग वेक्टोरियल ही लगाते हैं, ठीक है, ये चीज जानते होंगे आप। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 24 इंटू कॉस, ये सब चीज हम बता चुके हैं आपको, ये सब कैसे वेक्टर एडिशन आता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लेस देन 24 एम्पियर आएगा, ठीक है। पहले जितना आ रहा था ना करंट 24 एम्पियर, अब उससे कम आएगा करंट, अगर इसमें पैरेलल में कैपेसिटर अगर लगा दे रहे हैं तो पहले से कम आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पावर फैक्टर अगर इंप्रूव होता है कैपेसिटर लगाने से, तो पावर फैक्टर अगर इंप्रूव हुआ, तो पावर फैक्टर अगर इंप्रूव होता है कैपेसिटर पैरेलल में लगाने से, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं, तो करंट लाइन में करंट कम होगा, और ये तो सबसे अच्छी बात है ना, लाइन में करंट कम हो जाएगा तो लाइन में लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बहुत डिटेल में हम लोग एनालिसिस किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A4, इसको हम जो है ना कॉपी कर ले रहे हैं, 1 मिनट आप रुकिए, इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं। ये है, एक सेकेंड, इसको हम लोग ऐसा कॉपी कर लिए, ठीक है। ए 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज बैलेंस सोर्स सप्लाई पावर टू ए स्टार कनेक्टेड लोड हुज रेटिंग इज 12√3 kVA 0.8 power factor lag. The rating in kVA or of the delta connected reactive power bank necessary to bring the power factor to unity is. देखो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो मेरा लेक्चर है वो आप देखिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत डिटेल में बताए हुए हैं और डायरेक्ट एक फॉर्मूला पे आए हुए थे, है ना, तो वो जरा सा आप देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों के, मतलब फिर उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी रहेगा ना तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। वो लंबा चौड़ा स्टेप जैसे बुक में दिया हुआ ना, उससे हम डिफरेंट स्टेप आपको बताएं, डिफरेंट तरीका बताए हुए हैं, तो आपको हम एक सजेशन दे रहे हैं कि देखिएगा, आप जरूर फायदा करेगा आपको। देखो अब यहां पे इनिशियल पावर फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इनिशियल पावर फैक्टर cos phi1 यहां पे कितना दिया हुआ है 0.8, यूनिटी पावर फैक्टर पे लाना है तो cos phi2 यहां पे कितना दिया हुआ है 1, है कि नहीं। अब आपको शायद याद होगा रिएक्टिव पावर ऑफ द कैपेसिटर बैंक रिक्वायर्ड टू इंप्रूव पावर फैक्टर फ्रॉम cos phi1 टू cos phi2, तो वो क्या था P
tan phi 1 माइनस tan phi 2, रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन से ही हम लोग पावर फैक्टर को इंप्रूव करते थे। अब ये फॉर्मूला कहां से आया आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। देखो हम इसको दूसरे मेथड से भी बता सकते थे, पूरा स्टेप करके एक एक तरीके से, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अब कहीं ना कहीं अटक जाओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो बेटर है कि ये फॉर्मूला कैसे आया एक बार आप लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इस फॉर्मूला में तो मेरे से पूछना कमेंट सेक्शन में, हम आपको बताएंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर लेना। तो ये कितना होना चाहिए, देखो 12√3 0.8 पावर फैक्टर, ये तो केवीए एपरेंट पावर में है ना। तो आप P यहां से कैसे निकालेंगे, P यहां पे क्या निकालेंगे, केवीए इंटू कॉस थीटा कर लेंगे तो किलोवाट आ जाएगा, है कि नहीं, ये किलोवाट आ जाएगा एक्टिव पावर। यहां पे तो हमको एक्टिव पावर चाहिए, नोटिस करना एक एक चीज। P तो यहां पे कितना रहेगा 12√3 इंटू कॉस थीटा, यहां पे कितना है 0.8, tan phi 1 माइनस tan phi 2, तो tan phi 1 cos phi 1 इतना है ना, तो tan cos इनवर्स 0.8 माइनस tan phi 2, यहां पे कितना यूनिटी पावर फैक्टर पे करना है ना, phi 1 तो यहां से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यूनिटी पावर फैक्टर पे करना है तो tan cos इनवर्स -1, ऐसे कर लेना, हम लोग को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखो कितना सिंपल है ये, है ना, करिएगा। अगर इसी में अगर आपको कैपेसिटेंस पूछता, कैपेसिटेंस पर फेज पूछता, तो आप कैसे निकालते, ये भी चीज हम आपको बता चुके हैं। कैपेसिटेंस पर फेज पूछता तो कैसे निकालते, ये तो टोटल रिएक्टिव पावर बैंक का हो गया ना। अब देखो इसमें अगर कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछता तो देखो रेटिंग ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटिव बैंक है, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटिव बैंक है कि नहीं। तो डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटिव बैंक है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, वो भी चीज हम आपको बता रहे हैं। बेसिकली देखो ऐसा होता है, सपोज करो हमारे पास ये है, इसका हमको पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, ये है, और डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटिव बैंक है, इस टाइप का है, इस टाइप का है ना, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटिव बैंक है। तो ये जो लाइन वोल्टेज है वो डायरेक्ट इसके अक्रॉस आ रहा है ना, कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटिव बैंक है उसमें फेज के अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड है। पर फेज हम लोगों से पूछेगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू जब निकालने के लिए बोलेगा ना, तो वो पर फेज में ही रहेगा। तो QCPH हमको चाहिए अगर, तो हम लोग पर फेज बेसिस पे ही देखेंगे, ये तो टोटल पावर का हो गया ना। तो पर फेज देखना है कैपेसिटेंस, तो पर फेज पावर भी हम लोग को देखना है, पर फेज बेसिस पे फिर देखेंगे हम लोग। तो ये कितना होना चाहिए, P/3, तो 12√3 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाय 3 पर फेज पावर, करेक्ट है, इंटू tan cos इनवर्स 0.8 माइनस tan cos इनवर्स 1, ऐसे करके कर लेंगे हम लोग। तो QCPH आना चाहिए। अब रिएक्टिव पावर पर फेज, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, VPH² डिवाइडेड बाय XCPH, है ना, और XCPH क्या रहेगा 1/ωCPH, तो ωCPH है ना, QCPH यहां पे यही रहेगा ना, यही रहेगा ना, ये QCPH, VPH² डिवाइडेड बाय XCPH, तो XC कितना रहेगा 1/ωCPH, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो VPH इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा, इस डेल्टा कनेक्शन के केस में VPH इज इक्वल टू VL ही रहेगा, है ना, ये चीज हम आपको बता चुके हैं, VPH इक्वल टू VL ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे CPH भी आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है गेट में, तो इसको याद रखिएगा, गेट का ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन होल्ड करिए एक सेकेंड आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें कैपेसिटेंस आप लोगों से पूछ रहा है, याद रखो, इसमें अभी जस्ट बताया आपको, इसमें कैपेसिटेंस पूछ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, इसको क्वेश्चन को कॉपी करने दो। एक मिनट, ये है, ठीक है। ए 3 फेज क्वेश्चन देखना, बढ़िया से समझना, ये सब क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ए 3 फेज 11 किलोवोल्ट 50 Hz 200 किलोवाट एक्टिव पावर दिया हुआ है ना, पावर फैक्टर इनिशियली 0.8 लैग है, तो cos phi 1 इज 0.8, ठीक है। ए डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज कैपेसिटर इज यूज्ड to improve the power factor to unity. The capacitance per phase of the capacitor in microfarad. कुछ नहीं है ये। QCPH कितना होना चाहिए, P/3, क्योंकि पर फेज अब हम लोग को देखना है, ठीक है। tan phi 1 माइनस tan phi 2, देखो
अब tan phi1 माइनस tan, अब p/3 क्यों किए? क्योंकि पर फेज हम लोगों से पूछ रहा है ना कैपेसिटेंस, तो पर फेज पावर चाहिए ना, ये तो 3 फेज का पावर है, तो पर फेज के लिए p/3 हम लोगों को करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो अब QCPH अभी हम जस्ट आपको बताएं डेल्टा कनेक्टेड है, तो VPH² डिवाइडेड बाय XCPH, दिस शुड बी इक्वल टू p/3, यहां पे कितना हो जाएगा 200 किलोवाट डिवाइडेड बाय 3, tan ऑफ cos इनवर्स 0.8 है ना, 0.8 माइनस tan phi2 है ना, तो tan ऑफ cos इनवर्स 1, यूनिटी पावर फैक्टर तक हमको ले जाना है, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर तक ले जाना है, बस अब कुछ है ही नहीं, तो VPH² इंटू ओमेगा, तो 2πf इंटू CPH इज इक्वल टू 2/3 tan cos इनवर्स 0.8 माइनस tan cos इनवर्स यूनिटी, ये आ जाएगा, है ना। तो अब यहां पे आप CPH डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, CPH यहां पे डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि VPH तो गिवन है ना, VPH तो गिवन है, 11/√3 आ जाए, मतलब जैसे देखो 11/√3 यहां पे नहीं आना चाहिए, ये डेल्टा कनेक्टेड जब कैपेसिटर बैंक रहे ना, तो उस केस में VPH इक्वल टू कितना रहना चाहिए, VL ही रहना चाहिए। समझ रहे हो ना ये चीज? डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, तो VPH इक्वल टू VL इन डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक, करेक्ट है। लेकिन यही VPH इक्वल टू कितना रहेगा, VL/√3 इन स्टार कनेक्टेड C बैंक कैपेसिटर बैंक, है कि नहीं? याद रखिएगा, क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है ना, गेट का ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, देखना कि क्या आता है और कमेंट में बताना अगर मन करे तो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेप समझना है आप लोग को, ठीक है, ये सब चीज हम क्योंकि बता चुके हैं, तो अब यहाँ पे P और Q वाला फॉर्मूला हम बार बार डिराइव नहीं करेंगे, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपको समझना है बहुत अच्छे से, तो मेरा जो पहला इससे पहले वाला लेक्चर है वो देखिएगा जरूर। अब इसमें देखो नेक्स्ट देखिए, कंसीडर 2 buses connected by an impedance of j0.5, the bus 1 voltage is 100 angle 30 degree and bus 2 voltage is 100 angle 0 degree. The real and reactive power supplied by bus 1 is, supplied by bus 1 है, ये चीज नोटिस करो, ठीक है। एक सेकंड इसको कॉपी कर ले रहे हैं तो अच्छे से आपको वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक मिनट। देखिए ये क्वेश्चन समझना बढ़िया से, एकदम क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, बस समझना है आपको, ऐसा है, इस टाइप का। सोर्स कितने पे, बस 1 कितने पे, 1 वोल्टेज कितने पे है, ये 100 एंगल 30 डिग्री। बस 2 यहां पे कितने पे, ये कितने पे दिया हुआ है, 100 एंगल 0 डिग्री, 100 एंगल 0 डिग्री, और J5 है ये, करेक्ट है, J5 है ये। तो रियल एंड रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय बस 1 इज, इसमें कुछ करना ही नहीं है, नेटवर्क पावर सिस्टम का क्वेश्चन ये है भी नहीं, अगर आप देखो तो एक तरीके का नेटवर्क का क्वेश्चन है ये, है ना, तो वो भी देख लो आप कैसे करेंगे हम लोग इसमें। देखिए इसमें सपोज करो I1 आप पहले निकालो, ठीक है, तो I1 अगर आ गया यहां पे, सॉरी, अगर I1 आ गया तो SA अगर हमको निकालना है, ये सपोज करो 1 है, सॉरी A नहीं 1 है, S1 अगर निकालना है तो V1 इंटू I1 कंजुगेट हम लोग को करना पड़ेगा। सिंपल सी बात हम बता चुके, कंजुगेट हम लोग I को कंजुगेट क्यों करते हैं हम लोग, V को कंजुगेट क्यों नहीं करते? तो I को अगर V को कंजुगेट आप करोगे ना, तो V को कंजुगेट करोगे तो ये जो -30 डिग्री रहेगा और वो 0, तो एक्टिव पावर अगर इधर से इधर फ्लो होना चाहिए था, तो अब ये इधर से इधर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए V को कंजुगेट आप कभी नहीं करते, I को कंजुगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर V1 I1 कंजुगेट यहां पे देखें तो V1 क्या है 100 एंगल 30 डिग्री, और I कंजुगेट यहां पे क्या हो जाएगा, I1 कितना रहेगा, तो वोल्टेज डिफरेंस 100 एंगल 30 डिग्री माइनस 100 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय ये कितना है 5 एंगल 90 डिग्री, 5 एंगल 90 डिग्री, और इसका हमको कंजुगेट लेना है कि नहीं। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एंगल 30 डिग्री और 20 एंगल 60 डिग्री आ जाएगा ना, कंजुगेट मतलब -60 डिग्री यहां पे आएगा, है ना, लेकिन कंजुगेट करेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 एंगल 90 डिग्री आ जाएगा,
है कि नहीं, -90 आएगा, लेकिन कंजुगेट करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये कितना रहेगा, मतलब 2000 एंगल 90 माइनस 2000 एंगल 120। करेक्ट है। अब अगर इसका कॉस ले लें तो एक्टिव पावर आ जाएगा, साइन ले लेंगे तो रिएक्टिव पावर आ जाएगा। ठीक है, तो P अगर हम लोग यहां पे देखें तो P देखें तो 2000 cos 90 माइनस 2000 cos 120। करेक्ट। तो यहां पे इसको सॉल्व करना है बस, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आना चाहिए, ये 2 cos 90 इज 0 माइनस, देखो माइनस 2000 cos 120 क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो मतलब 2000 इंटू -1/2 है ना, तो ये 1000 वाट आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक्टिव पावर यहां पे कितना आ जाएगा, 1000। रिएक्टिव पावर अगर हम लोग देखें, ये क्या है, सप्लाइड, जितना सप्लाई कर रहा है सप्लाइड ही पूछ रहे हैं हम लोगों से, है ना। इसमें साइन ले लेंगे तो रिएक्टिव पावर आ जाएगा, तो ये 2000 sin 90 माइनस 2000 sin 120 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहां पे इसको कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो ये 2000 माइनस 2000 और sin 120 तो पॉजिटिव होता है ना, और ये कितना होगा, √3/2 के बराबर, √3/2 के बराबर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना रहेगा, 2000 इंटू 0.866, तो 1 माइनस तो 0.14। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर, आंसर रुक जाओ, आंसर से हम बताएंगे आपको क्या होगा। नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा ऐसे। एक मिनट होल्ड करो। 1 माइनस 0.866 है ना, इंटू 2000 तो 268 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 268 VAR। ठीक है, तो इतना रिएक्टिव पावर ये सप्लाई करेगा, 268 VAR ये सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्टिव पावर सप्लाई करेगा 1000 और 268 VAR सप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम आपसे इसमें एक जस्ट मैनिपुलेशन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये तो इतना इधर से सप्लाई किया रिएक्टिव पावर, करेक्ट है। अब आंसर तो आ गया है, ठीक है, अब हम लोग को आगे इसमें देखना है बियॉन्ड गेट। ठीक है, ये देखिए कॉन्सेप्ट समझना है, यहां से तो 268 VAR आ गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपसे एक जस्ट सजेशन और जस्ट एक मतलब सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप ये भी चीज देखिएगा कि यहां से ये रिएक्टिव पावर कितना भेज रहा है। ठीक है, ये यहां से रिएक्टिव पावर कितना भेज रहा है, हम आपसे मतलब पूछ रहे हैं, जो आपको बताना है कि ये रिएक्टिव पावर यहां से कितना भेज रहा है। ठीक है, तो ये नोटिस करना और आंसर बताना कि ये रिएक्टिव पावर इधर से ये कितना भेज रहा है, ये आपको बताना है, क्योंकि इससे आपको एक इंफॉर्मेशन समझ में आएगा, है ना। इसमें जैसे आप ये सॉल्व करोगे ना तो एक नया कॉन्सेप्ट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर कितना भेजेगा इधर से, तो करना ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था वो तो कर ही लिए, इस पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा कि यहां से रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये देखना है, ये आपको समझना है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को देखना है, नेक्स्ट देखना है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में है MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये नोटिस करो, और ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसा पहले हम बताए उसी टाइप का क्वेश्चन है। इन दिस पावर सिस्टम नेटवर्क एक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम A to B एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 0.5। देखो, एक्टिव पावर हमेशा जब इंडक्टिव लिंक रहे तो हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ फ्लो होता है, रिएक्टिव पावर हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है जब इंडक्टिव लिंक रहे तो, है ना। कैपेसिटिव लिंक रहे तो उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा हो जाएगा ये करिएगा आप लोग, आप देखो खुद कुछ चीज तो आपको करना चाहिए। अब जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप इसको इंडक्टर को हटा के -J10 का कैपेसिटर ले लेना, फिर देखना कि एक्टिव पावर किधर से किधर फ्लो हो रहा है, रिएक्टिव पावर किधर से किधर फ्लो होगा, उसी सब पे तो क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये चीज हम आपको क्योंकि 2-3 बार बता चुके हैं तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ही आपको आंसर बता रहे हैं, और ये आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, MSQ है ये। एक्टिव पावर हायर एंगल से लोअर एंगल की तरफ फ्लो होगा तो एक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम B to A ही हो जाएगा, ये एक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम B to A ही हो जाएगा, करेक्ट है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ 0.5 ये करना है आप लोगों को। रिएक्टिव पावर हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा तो रिएक्टिव पावर विल फ्लो फ्रॉम A to B
ठीक है, तो ये चीज है, इसको देखना और करना ये क्वेश्चन खुद भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 69th क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। 69th देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ये गेट का क्वेश्चन है, समझना ये चीज, इस चीज को समझो आप। देखो इस केस में क्या है ना, सिस्टम शोन HD1 HD2 जो कॉम्प्लेक्स पावर डिमांड एट बस 1 बस 2, करेक्ट है। V2 इक्वल टू 1 pu, V2 का जो मैग्नीट्यूड है यहां पे, V2 का मैग्नीट्यूड है 1 pu, करेक्ट है। और द VAR रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर, इसका रेटिंग आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ये चीज, इस टाइप का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बढ़िया से समझना आप, यहां पे देखो, हम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, रिएक्टिव पावर डिमांड, यहां पे कैपेसिटर का कितना रहना चाहिए, इसका रेटिंग कितना रहना चाहिए, ये सब चीज, तो इस सब के लिए हम आपको बता चुके हैं कि P और Q वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करना है ना। इसमें से आपको एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वहां से डेल्टा का वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है। क्या बोल रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखो एक मिनट, इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहां पे बता रहे हैं आपको, अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा। इस टाइप का है ये है, ठीक है, समझना। ये देखिए V2 का जो मैग्नीट्यूड है, V2 का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1 pu, V2 का मैग्नीट्यूड है 1 pu। एंगल तो नहीं है ना, ये 1 एंगल 0 डिग्री है, ये V2 का मैग्नीट्यूड है, एंगल तो नहीं है, तो आप इसको 1 एंगल माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, करेक्ट है, क्योंकि डिमांड इधर है ना। आप कुछ भी डेल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डेल्टा का वैल्यू यहां पे पता करना है, करेक्ट है। आपको डेल्टा का वैल्यू पहले पता करना है। आपको ये डिमांड पूछ रहा है QG2 कितना होना चाहिए, ये कैपेसिटर का जो रेटिंग कितना होना चाहिए इस पावर को भेजने के लिए, समझना अच्छे से। तो सबसे पहला स्टेप है, यहां पे देखो HD2 क्या है, यहां पे P क्या दिया हुआ है, 1 pu दिया हुआ है, और Q यहां पे कितना दिया हुआ है, 0 pu दिया हुआ है कि नहीं। एक्टिव पावर P यहां पे 1 pu और Q यहां पे 0 pu दिया हुआ है कि नहीं। तो अब इस एक्टिव पावर को भेजने के लिए हमारे पास यहां पे एंगल कितना होना चाहिए, डेल कितना होना चाहिए, ये पता करना है सबसे पहले। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा, करेक्ट है। तो आप ये डेल्टा कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू V1 V2 बाय x साइन डेल्टा। तो V1 इज 1, V2 इज 1 बाय x इज 0.5 और साइन डेल्टा क्या है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस डेल्टा इज डेल्टा, करेक्ट है। तो यहां से डेल्टा आ जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप पहले तो डेल्टा का वैल्यू निकालो गिवन इंफॉर्मेशन से, तो P इक्वल टू 1 है यहां पे, तो डेल्टा यहां पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जब डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा तो यहां पे देखो रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट यहां पे लोड पे 0 है ना, तो डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। तो अब इस केस में जो लाइन रिएक्टिव पावर भेजेगा वो कितना भेजेगा, पहले हम वो निकाल ले रहे हैं। तो लाइन रिएक्टिव पावर कितना भेजेगा वो देख ले रहे हैं हम लोग, तो कितना होगा, तो 1 इंटू, ये क्या था रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला, VS इंटू VR बाय एक्स कॉस डेल्टा माइनस VR स्क्वायर बाय एक्स था, यही होता है ना। तो अगर आप इसको फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो QL इक्वल टू कितना रहेगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू कॉस डेल्टा इज, कॉस डेल्टा इज 30 डिग्री, कॉस डेल्टा इज कॉस रूट 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5, है कि नहीं। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहां पे QL इज इक्वल टू कितना रहेगा, √3 माइनस 2, तो ये कितना रहेगा, माइनस 0.268 pu, करेक्ट है, माइनस 0.268 pu। अब इसका मतलब समझिएगा आप लोग, ठीक है, इसका मतलब समझिएगा। मतलब यहां पे ऐसा है कि इधर जो जा रहा है वो माइनस 0.268 pu रिएक्टिव पावर जा रहा है ना। जब ये कैपेसिटर नहीं लगाते हम लोग तो माइनस 0.268 pu तो इस लोड पे ही जाता, लेकिन लोड का डिमांड कितना है, 0 है, लोड का डिमांड 0 रिएक्टिव पावर का है। तो इस QG2 अगर कैपेसिटर को लगाते हैं तो कैपेसिटर को हम ऐसा लगाना चाहिए हमको कि जो जितना रिएक्टिव पावर ये जा रहा है ना, और ये कैपेसिटर जितना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, मतलब टोटल रिएक्टिव पावर इस बस पे 0 हो जाए। हम लोग यही चाहेंगे ना, क्योंकि यहां पे डिमांड हमारे पास 0 है रिएक्टिव पावर का। तो मतलब QG2 प्लस ऑफ माइनस 0.268 इज इक्वल टू 0, तो QG2 यहां पे कितना रहेगा, 0.0268 pu, ऐसा करना है हम लोगों को, है कि नहीं। तो इसका जो डिमांड है
जो QG2 होना चाहिए 0.268 pu होना चाहिए। देखो मतलब हम आपको बता रहे हैं यहां पे -268 pu इधर जा रहा है, मतलब एक्चुअली में 268 pu तो इधर आएगा ना, वहां पे उल्टा आएगा, तो उल्टा आएगा तो रिएक्टिव पावर का सप्लायर हमको यहां पे लगाना पड़ेगा, तो कैपेसिटर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी समझिए। एक मिनट आप देखिए, हमारे पास ये बस है, यहां पे कुछ लोड है, हमको बस यहां पे एक्टिव पावर चाहिए। तो अगर इधर से कुछ रिएक्टिव पावर आएगा तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे ना कि इस रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट कर दे हम यहां से, तो इस रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट कर दे हम लोग यहां पे, जिससे कि इस लाइन में कोई रिएक्टिव पावर, इस लोड पे कोई रिएक्टिव पावर जाए ही ना। तो मतलब ऐसे कंपेंसेट करेंगे कि टोटल रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 0, जैसा कि अभी हम यहां पे किए हुए हैं, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन करिएगा, ये गेट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी सबसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रेवलिंग वेव्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को दिक्कत होती है उसमें, है ना, और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे जिससे कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ट्रेवलिंग वेव्स एज वेल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पावर सिस्टम 1 इज सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, जिसको हम लोग डील करेंगे ट्रेवलिंग वेव्स में ही। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से पढ़ाई करो, रैंक लाने के लिए पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।